So, welcome students. This is your next video about the chemical reactions and equation. So, अभी तक की जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही है उसमें हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को कवर अप किया था। हमने पांचों टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को अभी तक कवर अप कर लिया है। एक बार मैं पांचों का छोटा सा क्विक रिकैप करता हूं और उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं अपने इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन के इफेक्ट पे। हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें मैंने कहा कि जब दो और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर हो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए तो उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये जस्ट रिवर्स है किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। इसमें हमें हीट देनी पड़ेगी, इट मींस ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी और इसमें एक सिंगल सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर देंगे टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में। मान लो ये मार्कर है, इसको मैं हीट देता हूं और ये दो से ज्यादा पार्ट में टूट जाए, दो से ज्यादा पार्ट्स में टूट जाए तो इसको मैं क्या बोलूंगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने तीन टाइप से करवाई थी, दैट इज डीकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ हीट, डीकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, डीकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर हमने थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन डिस्कस किया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने बताया कि जब भी एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट या मोर रिएक्टिव सब्सटेंस अपने से किसी लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को किसी कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दे तो वो क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट या सब्सटेंस अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट या सब्सटेंस को किसी कंपाउंड में से डिस्प्लेस करे तो वो क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कौन सा सब्सटेंस ज्यादा रिएक्टिव कौन सा लेस रिएक्टिव है ये हमने डिसाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज को मैंने याद भी करा दिया था एक निमोनिक के थ्रू, दैट इज प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड एंड प्लैटिनम। ठीक है, दैट इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इस तरह से मैंने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था और वो सीरीज हमने याद कर ली थी। उसके बाद मैंने कहा फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके अंदर क्या होगा, जो आयंस होंगे उनका एक्सचेंज हो जाएगा। मीन्स रिएक्टेंट वन का कैटायन रिएक्टेंट टू के एनायन के साथ कंबाइन होगा, रिएक्टेंट वन का एनायन रिएक्टेंट टू के कैटायन के साथ, यानी फर्स्ट वाले का कैटायन एंड सेकंड के एनायन के साथ, फर्स्ट वाले के एनायन सेकंड के कैटायन के साथ, और उन दोनों के आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे जिसको मैं बोलूंगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हमने नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखी, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में हमने कहा कि रेडॉक्स वर्ड स्टैंड फॉर, दो वर्ड इस कंबाइन है इसमें, रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे दो प्रोसेस एक साथ चलेंगी एक ही केमिकल रिएक्शन में। मतलब मैंने डिफाइन किया कि रेडॉक्स रिएक्शन इज सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर साइमल्टेनियसली, दैट इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद मैंने रेडॉक्स के लिए, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के लिए दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस या उनकी डेफिनेशंस की बात कर लो, जो कॉन्सेप्ट रहेंगे कि किस बेसिस में मैं रिडक्शन या ऑक्सीडेशन डिफाइन करूंगा। तो मैंने ऑक्सीडेशन के केस में जो जो पॉइंट कहे थे मैं उनको एक बार रिकैप करता हूं। ऑक्सीडेशन में मैंने कहा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो रिमूवल किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन का। उसके बाद साथ साथ मैंने कहा कि एडिशन ऑफ मेटल या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो रिमूवल ऑफ नॉन मेटल या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी ऑक्सीडेशन होगा। उसके बाद मैंने कहा ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इफ देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज ऑक्सीडेशन। तो ये 6 कॉन्सेप्ट हमने डिफाइन किए थे ऑक्सीडेशन के लिए। अब बात कर ले रिडक्शन की। तो रिडक्शन में मैंने कहा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, एडिशन ऑफ नॉन मेटल रिडक्शन, रिमूवल ऑफ मेटल दैट इज ऑल्सो रिडक्शन। उसके बाद मैंने कहा रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इफ देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज ऑल्सो रिडक्शन। उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए थे। एग्जांपल्स में मैंने कहा कि एक केमिकल रिएक्शन गिवन मिलेगी, उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, और उसके साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी बताना था। तो रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में मैंने कहा
जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा हो खुद का, तो वो एक्ट करेगा कैसे, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और जिस एलिमेंट का खुद का रिडक्शन हो रहा हो, वो एक्ट करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन हो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जिसका रिडक्शन हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो यहां तक हमने पांचों टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिस्कस कर लिया है 5 से 6 वीडियो लेक्चर्स में। अब मैं उसी लेक्चर में से रेडॉक्स रिएक्शन का एक बार लास्ट एग्जांपल और लेता हूं, और फिर इसमें इस बाद इफेक्ट ऑफ रेडॉक्स की बात कर लेता हूं। मान लो इस रिएक्शन के लिए हमें रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है। तो देखो, मैं इसको कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर मैं कहूं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट पे इसको मैं डिफाइन करता हूं। देखो अब यहाँ पे H2SO4 में तुम्हें जनरली हाइड्रोजन का चार्ज पता होगा, याद भी करा दिया था। हाइड्रोजन पे कितना होता है, +1। कितने हैं +1 वाले, 2 प्लस। सल्फर का नहीं पता, X मान लिया। ऑक्सीजन का -2, कितने हैं, 4। क्या यहाँ पे कोई चार्ज है बाहर, नहीं है, 0। X की वैल्यू फाइंड आउट करो, -8 + 2 -6, अपोजिट साइड जाके +6, तो सल्फर पे चार्ज आ गया +6। तो मैं एक बार सभी के चार्ज लिख देता हूं। हाइड्रोजन पे मैंने क्या माना, पर हाइड्रोजन एटम +6, पर सल्फर एटम +6, सॉरी हाइड्रोजन पे +1 था, सल्फर पे +6, ऑक्सीजन पे पर ऑक्सीजन एटम मैंने क्या माना, -2। सोडियम अब यहाँ पे किसी के साथ कंबाइन नहीं है। तो मैंने पहले भी बताया हुआ था कल के वीडियो लेक्चर में कि जब भी कोई एलिमेंट किसी अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन ना हो या खुद के एलिमेंट के साथ ही कंबाइन हो, तो उस पे चार्ज रहेगा क्या, 0। इस केस में अगेन निकाल लो, देखो सोडियम पे मैं कहता हूं +1, कितने हैं, 2। सल्फर का मुझे नहीं पता, ऑक्सीजन का -2, और कितने ऑक्सीजन है, 4, = 0। क्या ये सेम यही इक्वेशन नहीं बन गई? तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, X = +6। तो सल्फर भी यहाँ पे क्या है, +6 में, सोडियम यहाँ पे +1 में, ऑक्सीजन यहाँ पे -2 में। अब यहाँ पे हाइड्रोजन अपने के साथ ही कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ ही, तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो मैंने सभी एलिमेंट्स पे चार्ज निकाल लिए हैं, ठीक है। चार्ज हमने फाइंड आउट कर लिए सभी एलिमेंट पे। अब चार्ज वाली डेफिनेशन क्या कहती थी कि इंक्रीज हो ऑक्सीडेशन नंबर में, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। वहीं डिक्रीज हो इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ये दो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। तो चेक करो किसका इंक्रीज या किसका डिक्रीज हुआ। हाइड्रोजन यहाँ पे +1 में था और इस साइड 0 पे आ चुका है। हाइड्रोजन +1 से 0 पे कन्वर्ट हुआ, तो इंक्रीज या डिक्रीज, भाई डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसको मैं क्या कहूंगा, रिडक्शन। सेकंड थिंग देखो, सल्फर यहाँ पे +6 में था, यहाँ भी सल्फर +6 में, मतलब सल्फर का ना रिडक्शन हुआ ना ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन यहाँ पे -2 में था, यहाँ पे भी ऑक्सीजन -2 में, मतलब ऑक्सीजन का भी ना रिडक्शन हुआ ना ऑक्सीडेशन हुआ। सोडियम की बात कर लो, सोडियम यहाँ पे 0 पे था, यहाँ पे +1 में चला गया। सो सोडियम के केस में क्या हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, दैट इज यहां पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अब जिस एलिमेंट का यहां पे रिडक्शन हुआ वो एक्ट करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ वो एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बस यही कॉन्सेप्ट अभी तक हमने डिस्कस किया था, क्लियर है। अब चलो मैं इसके आगे थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट की बात कर लेता हूँ इसी चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, दैट इज इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर एनवायरमेंट या इन आवर डेली लाइफ। जो हमारी एवरीडे लाइफ है उसके अंदर ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट है।
सो जनरली हम बात कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन के पास ऑक्सीडेशन हैज डैमेजिंग इफेक्ट, ऑक्सीडेशन हैज डैमेजिंग इफेक्ट। ऑक्सीडेशन के पास जनरली क्या होता है, डैमेजिंग इफेक्ट होता है। किस किस चीज को डैमेज कर सकता है, हैज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल एज वेल एज ऑन एडिबल आइटम्स, एडिबल मतलब फूड आइटम्स। इन सब पे ये डैमेजिंग इफेक्ट रखता है। तो इसके डैमेजिंग इफेक्ट से जनरली यहाँ पे दो प्रोसेस होती है। कोरोजन को हम बोलते हैं दैट इज डैमेज ऑफ मेटल। जब मेटल का डैमेज हो तो उसको हम कह रहे हैं कोरोजन। और वहीं पे दूसरा है रेंसिडिटी। जबकि फूड का डैमेज हो तो उसको हम कह रहे हैं रेंसिडिटी। तो हमें यहां से दो टॉपिक पढ़ने, एक टॉपिक है कोरोजन, एक टॉपिक है रेंसिडिटी। तो इन दोनों टॉपिक की एक बार बात कर लेते हैं, ओवरऑल व्यू ले लेते हैं कि कोरोजन क्या होगा, रेंसिडिटी क्या होगी, कैसे इस चीजों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे कोई भी कोरोजन प्रोसेस या रेंसिडिटी प्रोसेस होती है। तो मैं फर्स्ट बात कर लेता हूं कोरोजन की। कोरोजन का मतलब क्या होगा, जनरली तुमने आसपास में मान लो एक मैंने आयरन का टुकड़ा लिया, ठीक है, और उसको मैंने एटमॉस्फेयर में रख दिया, मॉइस्चर और एयर के अंदर। हो सकता है 3 दिन में, 4 दिन में, जितने भी डेज, नंबर ऑफ डेज के अंदर धीरे धीरे उसके ऊपर एक ब्राउन लेयर अपीयर होने लग जाएगी। वो ब्राउन लेयर किस चीज की होती है कि उस आयरन के ऊपर रस्टिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है। और रस्टिंग प्रोसेस की वजह से धीरे धीरे आयरन पार्टिकल का जो मास है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। मतलब बाहर से मॉइस्चर मिला, एयर मिली, उसकी वजह से मेटल जो है धीरे धीरे डिग्रेड होने लगा। तो मैं यहां से ये भी कह सकता हूं कि द डिग्रेडेशन ऑफ मेटल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर, दैट इज नोन एज कोरोजन। क्लियर है? सो मैं कोरोजन को डिफाइन कर लेता हूं एक बार। कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली। ठीक है, it is the process in which metal is eaten up, या फिर मैं इसको डिग्रेडेड भी लिख सकता हूं, डिग्रेडेड gradually in presence of एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कोरोजन। तो कोरोजन का मतलब समझ में आया। एग्जाम्पल के लिए, व्हेन आयरन इज kept in presence of air and moisture, it get corrode and this process is called rusting. आयरन के केस में जो कोरोजन प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। तो रस्टिंग में क्या होगा, देखो हमारे पास आयरन है, इसमें हमने यहां से एयर प्लस मॉइस्चर, एयर में जनरली मेन कंपोनेंट ऑक्सीजन, मॉइस्चर में मेन कंपोनेंट H2O, ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे और ये यहां से Fe2O3 डॉट XH2O। X जो होगा वो डिपेंड करेगा मॉइस्चर के अंदर कितना यहाँ पे नमी है या कितना वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, उसी हिसाब से वो एक्सट्रैक्ट कर देगा यहाँ पे। तो ये किसका फॉर्मूला है, रस्ट का। तो आयरन यहां से कोरोड होके रस्ट की प्रोसेस में हो गया, मतलब जो हमने मेटल डिजायर किया था वो अनडिजायर्ड मेटल में कन्वर्ट हो गया।
और इसी प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, कोरोजन। अब कोरोजन से क्या कोई हमें बेनिफिट है या फिर हार्मफुल इफेक्ट है कोरोजन? भाई ऑब्वियस सी बात है, कोरोजन क्या होगा डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में हार्मफुल होता है। जैसे मान लो पुराने ब्रिजेस लगा लो, जनरली वो किस लिए हम दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, बिकॉज वो जनरली पुराने टाइम से किसमें, आयरन के बने हुए थे। कंटिन्यूसली एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते आते उनमें रस्टिंग प्रोसेस होने लग गई और धीरे धीरे उनका जो मेटल है वो क्या होने लगा, ईटन अप होने लगा। ईटन अप होने की वजह से उनका मेटल धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा और रिड्यूस होने की वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लगी। इट मींस जो कोरोजन होगा ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि कंटिन्यू चलता रहता है। अब कोरोजन से बचने के उपाय क्या क्या है? अगर मैं प्रिवेंशन मेथड की बात करूं, ये डेफिनेशन वीडियो पॉज करना और इसको नोट डाउन कर लेना एक बार। अगर मैं बात कर लेता हूं प्रिवेंशन मेथड की, तो रस्टिंग या कोरोजन से कैसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। जनरली तुमने देखा होगा तुम्हारे घरों में कूलर वगैरह है, उस चीज को अगर हमें जंग से बचाना होता है, रस्टिंग से, तो क्या करते हैं, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं जनरली। तो बाय अप्लाइंग पेंट, पहली प्रोसेस हो गई बाय अप्लाइंग पेंट। दूसरा, इसके साथ साथ कई चीजें हो जाता है, समय टाइम के साथ साथ धीरे धीरे जाम सी होने लग जाती है। कोई स्क्रू हो गया या फिर कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है, उसके अंदर कई चीजों में लाइक मशीन हो गया, उसमें हम धीरे क्या करते हैं, ऑयल या ग्रीस यूज करते रहते हैं। ऑयलिंग या ग्रीसिंग करने से क्या होगा, उसका सरफेस स्मूथ बना रहेगा, उसके ऊपर एक लेयर रहेगी जिसकी वजह से रस्टिंग प्रोसेस नहीं हो पाएगी, कोरोजन प्रोसेस नहीं होगी। दैट इज बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। थर्ड, एक जो होता है, तुमने यूटेंसिल्स देखे होंगे घरों में अपने, किस चीज के होते हैं, स्टेनलेस स्टील के, और उनके ऊपर कभी भी जंग नहीं लगता। तो इसके लिए जनरली क्या होता है कि जो मेटल है, प्योर मेटल, उसके अंदर कोई अदर मेटल की वहां पे इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया जाए, जिसको हम एलॉय फॉर्मेशन कहते हैं, कि एक मेटल के अंदर दूसरे मेटल को मिक्स करना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलॉय फॉर्मेशन। और एलॉय फॉर्मेशन से भी क्या होता है, रस्टिंग या कोरोजन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ यूटेंसिल्स के ऊपर एक शाइनी सरफेस होता है, वो शाइनी सरफेस क्या होता है, कोटिंग की जाती है। तो उसको हम कह सकते हैं बाई क्रोमियम या फिर जिंक कोटिंग। क्रोमियम या फिर जिंक की कोटिंग की जाती है। और हमारे पास उसी को हम क्या कह रहे हैं, दैट इज, जिसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बोला जाएगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करते हो, एक थर्मोप्लेटिंग होती है, एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तीन सारे मेथड से हम प्रिवेंट कर सकते हैं किसको, कोरोजन को या रस्टिंग को। क्लियर है? अब एक टॉपिक और है हमारे पास, दैट इज रेंसिडिटी। अभी डिस्कस किया था रेंसिडिटी क्या होगी, जब मेटल डैमेज हो जाए, मेटल डिग्रेड हो जाए या ईटन अप हो जाए, तो उसको हम बोल रहे हैं कोरोजन। बट वहीं पे कोई भी हमारा फूड आइटम जो एडिबल आइटम्स है, वो क्या हो जाए, धीरे धीरे ईटन अप हो जाए या फिर उसके अंदर एक अनप्लीजेंट स्मेल हो जाए या टेस्ट अनप्लीजेंट हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, रेंसिडिटी। दैट इज रेंसिडिटी क्या होगा, रेंसिडिटी में क्या कह देंगे, द प्रोडक्शन ऑफ unpleasant smell and taste by aerial oxidation in food item is known as रेंसिडिटी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी। जनरली तुमने देखा होगा कि मान लो चिप्स वगैरह के जो पैकेट लेके आते हो,
चिप्स को तुमने थोड़े दिन के लिए बाहर रख दिया ओपन में, मॉइस्चर है, या अभी बारिश की मौसम की बात कर लो, कई चीजें क्या होती है धीरे धीरे उसके अंदर अनप्लीजेंट स्मेल होने लग जाएगी, फिर उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? जो तुमने फूड आइटम ओपन में रख दिया वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, और उसमें से कोई ऐसा सब्सटेंस जो एयर के साथ रिएक्ट कर रहा हो, वो उसके साथ रिएक्ट करके उस सब्सटेंस को धीरे धीरे डिग्रेड कर देगा, या फिर उसकी स्मेल या टेस्ट को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। और इसी को हम क्या कह रहे हैं, रेंसिडिटी। मतलब वो फूड अब वहां पे डैमेज हो चुका है, वेस्ट हो चुका है, उसको अब यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते खाने के लिए। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या हो जाएगा, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट इन प्रेजेंस ऑफ एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी जो होगी वो जनरली क्या होता है, फूड को डैमेज करेगी, और इसके अंदर जनरली जो फूड के अंदर जो फैट एंड ऑयल होता है वो एयर के साथ कंबाइन होके उसकी स्मेल या टेस्ट को चेंज कर देता है। ठीक है, अब रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? अगर मैं इसके प्रिवेंशन मेथड की बात करूं तो देखा होगा फूड आइटम्स को जनरली चिप्स के पैकेट वगैरह इनको किस चीज में स्टोर करते हैं या फिर पैक किया जाता है? देखा होगा कि उसमें गैस भरी हुई होती है। वो गैस किस लिए भरी हुई रहती है कि उसके अंदर गैस भरी होने से वजह से वो गैस उस फूड आइटम के साथ रिएक्ट करनी नहीं चाहिए। तो मतलब क्या उसके अंदर ऑक्सीजन गैस रहती होगी? भाई ऑक्सीजन गैस जो होगी वो हमारे एयर में है, एटमॉस्फेयर में है। जैसे फूड आइटम एयर के कांटेक्ट में आएगा, फैट या ऑयल उसमें से पार्टिकल उसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे और उस फूड आइटम को रेंसिड कर देंगे। बट जो हमारे पास पैकेट आइटम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन गैस फिलअप की जाती है। नाइट्रोजन गैस जो होगी वो प्योरली इनर्ट इन नेचर होती है, नॉन रिएक्टिव कह सकते हो। तो फूड आइटम के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, और जब रिएक्ट नहीं करेगी तो हमारा फूड क्या रहेगा, सेफ रहेगा। जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो भी फूड आइटम के साथ रिएक्ट नहीं करती, बट हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के साथ साथ एयर भी है, वो रिएक्ट कर जाती है फूड के साथ। तो पैकेट वगैरह में जो पैकेज फूड होते हैं उनके अंदर ओनली नाइट्रोजन गैस का यूज होता है, जो कि क्या होगा, एज अ इनर्ट इन नेचर होती है, दैट इज बाय यूजिंग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों यूज कर रहे हैं, इनर्ट इन नेचर। इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव। दूसरा, जनरली तुमने फूड आइटम्स में देखा होगा कोई भी पैकेज फूड लेके आते हैं तो उसमें लिखा होता है हाँ एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब, एंटी का मतलब एक तरह से उसको प्रिवेंट कर रहे हैं। जैसे भाई हाँ, हम जो भी डिजीज वगैरह के लिए जो मेडिसिन लेते हैं उनमें एंटीबायोटिक हो गया, एंटी फंगल हो गया, इस तरह से मतलब उसके लिए एक तरह से प्रोटेक्टिव का काम करेंगे। तो सिमिलरली जो एंटीऑक्सीडेंट होगा वो ऑक्सीडेशन से उसको बचाएगा, तो बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड कर दो कि वो उसको ऑक्सीडेशन से बचा ले, तो बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरा, भाई एयर के कांटेक्ट में हम उसको लाए ही ना, जो भी सब्सटेंस है उसको एयर के कांटेक्ट में, मतलब बाय यूजिंग एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर यूज कर लो और उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ और क्या सब मेथड यूज कर सकते हो भाई? अगर सब जनरली तुमने देखा होगा गर्मियों में या फिर वैसे जनरली ही जो भी हमारे पास बचा हुआ खाना होता है या फूड आइटम्स जो भी खाने लायक होते हैं उनको हम किस में स्टोर कर देते हैं, फ्रिज वगैरह में। तो बाय यूजिंग रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर यूज करके भी हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी को हम और कैसे यूज कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर टाइट कंटेनर यूज हो गया, और डायरेक्टली हम इनको सनलाइट की
by storing them away from डायरेक्ट सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट से हम यहाँ पे उनको क्या रख सकते हैं, दूर रख के, और उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर तुम्हारा फर्स्ट जो है वो फिनिश अप होता है। यहाँ से अब मैं कल की वीडियो में कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट डिस्कस करूंगा जो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में भी आई हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो तब तक के लिए आपको ग्रुप के अंदर भी एक असाइनमेंट भेज दिया जाएगा आफ्टर देन, और फिर इसकी प्रैक्टिस करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।